My name is Anuj Mishra. Uh, I am from Bhubaneswar, Odisha. My rank in NEET 2022 was 87. So I got an AIR of 87. After that, I decided to join AIMS Bhubaneswar because it was a central government institution and you get the AIMS tag. I was getting all other options in India apart from AIMS Delhi. So it was a difficult choice. पर फिर भी मैंने सोचा कि एम्स भुवनेश्वर बेटर रहेगा। पहली बात क्योंकि वो सेकंड एम्स में जो भी एम्स है हमारे उनमें सेकंड पे आता है और फ्यूचर मतलब इनमें फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपार्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। सो दैट इज व्हाई आई चोज एम्स भुवनेश्वर। करेंटली आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर। इंस्पिरेशन यही थी कि डॉक्टर बनना था मेरे को बचपन से ही। काफी इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में और फैमिली में भी काफी डॉक्टर्स है तो उनको देख के भी अच्छा लगता था। और जब भी मैं हॉस्पिटल जाता था बाहर कोई भी बीमारी मतलब बीमार हो जाता था तो पेरेंट्स लेके जाते थे तो डॉक्टर्स को देख के काफी इंस्पिरेशन मिलती थी द वे दे वर्क एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट दे हैव मेड टू कम देयर द रिस्पेक्ट दैट दे हैव। इसी सब के पीछे मतलब मेरा यही सब मेरा मेन मोटिवेशन था। और बाकी तो नीट इसलिए नीट इज द वे टू गेट द एमबीबीएस सीट। तो नीट का प्रिपरेशन के पीछे ही यही मोटिवेशन था। हाँ, आई टुक हेल्प ऑफ कोचिंग। मैं कोचिंग जाता था और सेल्फ स्टडी करता था रोज। उसके मतलब क्लासरूम क्लासेस के अपार्ट मैं लगभग 5 घंटा रोज सेल्फ स्टडी करता था। इनिशियल डेज में यही होता था कि जो सिलेबस रहता है 9th 10th के बाद 11th 12th में वो काफी मतलब उसका लेवल काफी अलग हो जाता है तो उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 9th 10th में सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस भी इतने डिफिकल्ट नहीं रहते, सब सिंपल रहता है। पर 11th 12th में यू हैव टू जैसे आप यू हैव टू एक्सपैंड योर माइंड। आपको हर तरह से सोचना पड़ता है स्पेशली फिजिक्स में। आपको हर पॉसिबिलिटी को सोचना पड़ता है फ्रॉम द बिगिनिंग। छोटे से छोटे चैप्टर के लिए आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इधर उधर का सोचना पड़ता है। उसमें एडजस्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था बट वंस इट वाज डन फिर तो सही था। दूसरी चीज थी कि एक मेरे फादर तो गाइड करते ही थे, बाकी गाइडेंस का भी थोड़ा वो था कि एक्सपीरियंस किसी को इतना नहीं था। तो जितना पापा ने ही जितना गाइड किया है, मम्मी ने पापा ने भाई ने जितना सपोर्ट किया उसी के वजह से मतलब थोड़ा इनिशियली में थोड़ा चल गया। सो वही मेरे को लगता है कि इनिशियली सपोर्ट और गाइडेंस की बहुत जरूरत है जो कि मेरे पास था, जिसके वजह से आई वॉज एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड ऑल। हाँ, एनसीईआरटी फॉर नीट एनसीईआरटी इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि एज लाइक 18 से 20 लाख बच्चे अब दे रहे हैं एक पेपर को तो उसका कंटेंट किधर से आएगा। उसको यूनिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि दे विल कीप द पेपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और जब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है तो भले ही मतलब आपको लगे कि इतनी ही किताबें हैं इतनी ही पढ़नी है, पर एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको आप जितने डेप्थ में जाना चाहे उतने डेप्थ में जा सकते हैं। आप उसकी एक एक लाइन का मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितने डेप्थ में लिखी गई है। पर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से मिली है, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने 4 बार रीड तो की थी, पर इट वाज फ्रॉम अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ और कर रहे हो या ना कर रहे हो, एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी ही चाहिए। फिजिक्स में फॉर डूइंग फिजिक्स मैथ्स इज इम्पोर्टेंट, आई नो। मतलब मैथ्स आपको थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा सा बैकग्राउंड रहना जरूरी है। बेसिक मैथ्स जैसे कैलकुलस और इस सब में रहना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इमेजिन कर पा रहे हैं। फिजिक्स में आपको एक क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर आप उसके पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोज को अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपने वहीं पे सॉल्व कर लिया। बाकी जो पार्ट है वो कैलकुलेशन वाला है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं आराम से। पर if you're able to understand the question well by imagining it, like
आपको एक कार और इसके कोलिजन के बारे में क्वेश्चन दिया है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि रियल लाइफ में अगर इस तरह से इस एंगल पे कोलिजन होगा तो क्या होना चाहिए, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस करके, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। यू कैन, कभी कभी तो आपको कैलकुलेशन स्किप भी करना, मतलब आप कैलकुलेशन भी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट, मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से। मैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इमेजिन करता था अपने माइंड में। उनका एक, मतलब इमेजिनेशन, उनका एक 3D पिक्चर बना के क्वेश्चन को उस तरह से इमेजिन करता था, और फिर मैं कैलकुलेशन पे मूव ऑन करता था। तो इससे काफी हेल्प मिलती है मेरे को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने एक मार्केट से कोई भी नॉर्मल, जिसमें भी किसी भी बुक में 100, मैंने जब एक बुक ली थी जिसमें हर चैप्टर में लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस थे। ऐसी कोई मतलब स्पेसिफिक बुक के बारे में मतलब मेरे को पता नहीं था, और कुछ जरूरत भी नहीं है। कोई भी एक बुक उठाइए जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन है फिजिक्स में, एमसीक्यूज, और जैसे ही चैप्टर खत्म चल रहा है आप उसको, उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। सिर्फ एक बार नहीं, आपको अपने प्रिपरेशन में लगभग 2 से 3 बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो रिविजन टाइम में भी आपको उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट रिपीटेशन। सेम सेम क्वेश्चन, मतलब सेम सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। फिजिक्स के लिए यही स्ट्रेटेजी मतलब बेस्ट है कि इमेजिनेशन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा रखिए। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी यूज की है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी बाहर से। सेम मेरे को याद नहीं है नाम क्या है, पर उसमें भी हर चैप्टर में 100 से 150 एमसीक्यू थे। नॉर्मल बुक थी। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आप एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़े, और उसके सेकेंड रीडिंग जब आप कर रहे हो तो जो आपको फर्स्ट रीडिंग में याद, मतलब फर्स्ट रीडिंग वाली जो चीज याद नहीं है, सेकेंड रीडिंग में उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग, सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में आप इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद नहीं रह रही है उन्हीं को पढ़े। क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काफी डेटा रहता है। ऑर्गेनिक में यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ रिएक्शंस, और रिएक्शन के भी कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना पड़ता है। इन सब को याद रखने के लिए आप अंडरलाइन करिए एनसीईआरटी में। डोंट गो टू थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों बुक्स पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए केमिस्ट्री में, उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन उसी में से आते हैं। उसके हर एक पॉइंट को आपको विजुअलाइज होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। कि आप सो रहे हो, आपको कोई उठा के पूछ दे कि ये पॉइंट कौन से चैप्टर से है, ये लाइन कौन से चैप्टर से, आपको याद रहनी चाहिए। इस लेवल पे आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए अगेन मैं बोलूंगा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हैं, सेम जिसमें एक चैप्टर में 100 से 200 क्वेश्चन हो। ऐसे कोई भी बुक उठा लीजिए, सब में एक जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं सारी बुक्स में। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी को बार बार देखना है, क्योंकि आपकी वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जानी चाहिए एनसीईआरटी के साथ, कि कौन से पेज में कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा डायग्राम बना है, डायग्राम की लेबलिंग्स क्या है, और चैप्टर कौन सा है। इवन जो चैप्टर के पहले साइंटिस्ट के नाम दिए रहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए चैप्टर के अंदर। जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया, बायोलॉजी में भी आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में, जो आपको याद नहीं रह पाया उसको अंडरलाइन करिए और उसी को बार बार पढ़िए। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिला है जो एनसीईआरटी में नहीं है, आप उसको, एनसीईआरटी के साइड में कॉलम रहता है, उसमें आप सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि वो एनसीईआरटी में ही रहे और आप बार बार जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये वाले पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाए। इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं रहते और हम उसके लिए अलग अलग किताबें खरीदते हैं उनको सॉल्व, मतलब उनको पढ़ने के लिए, तो हमारा फोकस थोड़ा मतलब डिवाइड हो जाता है। उससे बेटर है कि आप एनसीईआरटी के साइड वाले कॉलम्स में वो सब फिल कर दीजिए, और उस उधर से ये रिवीजन स्टार्ट करिए। और बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी बुक, ऐसी बुक ले सकते हैं जिसमें 100 से 150 एमसीक्यू हो एक चैप्टर के, और उसी को बार 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 सॉल्व करते रहिए। वरना फिर एनसीईआरटी के पीछे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज रहते हैं, उनको तो मतलब आपको बाय हार्ट करना ही है। कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, उसको भी एक बार आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि, क्योंकि उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ट्वेल्थ का जैसे इलेवेंथ के टॉपिक्स में, पहली बात तो आपको इलेवेंथ को अच्छे से करना है, उसमें कोई ढीला नहीं छोड़ना।
क्योंकि 11th के टॉपिक्स 12th के टॉपिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो वंस यू आर डन विद 11th, आपने 60-70% जर्नी आपने क्लियर कर लिया है। आप उसके नोट्स बना के जो आपने रखे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपने लगा के मार्क करके रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब आपको सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो 12th में क्या होता है, आप जैसे शुरू से आप शुरुआत करेंगे तो पेस इज वेरी स्लो। 12th में जो चैप्टर्स रहते हैं उनमें बल्क ज्यादा नहीं रहता। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू हैव डन 11th प्रॉपरली। अगर 12th में आप 11th पढ़ने जाएंगे तो मुश्किल होगी। अगर आपने 11th पढ़ रखा है एंड यू जस्ट हैव टू रिवाइज, देन यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। एवरी थर्ड डे, मैं हर तीसरे दिन 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करता था 12th में। और एवरी सिक्स डे, एक हफ्ते में, जैसे पहले 3 दिन मैंने 11th के वो चैप्टर्स पढ़े, और सिक्स डे को मैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिस करता था। दिन में आधे से 1 घंटा देता था मैं एक एक मतलब एक एक दिन में 11th के रिवीजन के लिए। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर आपने उनको 11th में पढ़ रखा है। और शुरुआत मैं करता था पीछे वाले टॉपिक्स, जैसे फिजिक्स में आपके ये वेव हो गया, ऑसिलेशन हो गया। केमिस्ट्री में आपके लास्ट क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहता है वो हो गया। और बायोलॉजी में आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वो हो गया। उधर से स्टार्ट करता था, उधर से मैंने शुरू किया था। तो जैसे जैसे मेरी 12th जा रही थी तो हर हफ्ते में 4 दिन मैं निकाल रहा था। पहले 3 दिन रिवाइज कर रहा था और छठे दिन उसके क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर रहा था। तो हफ्ते में 4 घंटे मैं दे रहा था, 4-5 घंटे रिविजन को। और मेरा रिवीजन काफी अच्छा हो गया था लास्ट लास्ट तक आते आते। 6-7 महीने में मेरी 11th पूरी अच्छे से रिवाइज हो गई थी। आपको बस सिंसियर रहना है रिवीजन के लिए, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं देना, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा आपको जितना मिल रहा है उतने में ही रखिए। उतना ही जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आपका फोकस 12th में भी बना रहेगा, 11th में भी बना रहेगा, अगर आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है, तो मैं दिन में 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। इस सेल्फ स्टडी में मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम रहता था लगभग 2 घंटे के आसपास। उस 2 घंटे में मेरा टारगेट रहता था कि मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो उसको मैं इस तरह से, जैसे नीट का पेपर रहता है, 2 घंटे में मेरे को 50% टाइम बायोलॉजी को देना है और 25% टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। यही स्ट्रेटेजी नीट के पेपर में भी अप्लाई करनी थी मेरे को। तो उसी हिसाब से मैं 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के करता था, जो भी चैप्टर मैंने पढ़े उस दिन। और मैं 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाता था। और अगर टाइम बचता था तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में और ज्यादा क्वेश्चन लगाता था। तो इन शॉर्ट 2 घंटे मैं देता था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और 3 घंटे मैं देता था सेल्फ स्टडी के लिए, जो उस दिन पढ़ाया गया है। तो फिजिक्स को मैं ज्यादा टाइम देता था, 1 घंटा। केमिस्ट्री को आधे घंटे से 40 मिनट देता था, क्योंकि केमिस्ट्री में कम कम ही पढ़ाते हैं, पोर्शंस को रिवाइज करना काफी इजी रहता है। बायोलॉजी में मैं बाकी टाइम देता था 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि बायोलॉजी में चीज को डेप्थ में जाके मेरे को पढ़नी होती थी। तो उसी चीज को इसी इसी स्ट्रेटेजी से मैं चलता था कि 1 घंटा फिजिक्स, 40 मिनट केमिस्ट्री और 1.5 घंटा बायोलॉजी, और बाकी के 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो टोटल 4 से 5 घंटे ऐसे हो जाते थे। तो मैं पेरेंट्स से बात करता था उस टाइम पे, जब भी मेरे को मतलब थोड़ा लो फीलिंग होती थी, पेरेंट्स को फोन करके उनसे बात करता था, नहीं तो बाहर चले जाता था वॉक पे। वॉक लेने से मतलब एकदम से माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। अगर आप 10 मिनट बाहर वॉक करके आएंगे तो आपका माइंड की मतलब वापस पढ़ने की कैपेसिटी वापस से बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेटेड तो लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं, या फिर समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो बहुत लो फीलिंग होती है कि अभी ये सब नहीं होगा मेरे से, ये नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेता था, पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ता था, एक पूरा दिन सिर्फ जो मेरे को मन करता था वही करता था। एक दिन ना पढ़ने से मैं अपने अगले दिन से पढ़ने का मोटिवेशन मेरे को वापस आ जाता था। ये, और मेनली मैं पेरेंट्स से ही बात करता था और दोस्तों से बात करता था, मस्ती करता था। फोन से थोड़ा दूर रहता था, क्योंकि टाइम वेस्ट उसमें ज्यादा होता है और कुछ फायदा नहीं होता। बाकी जो भी मेरे को पसंद है, जैसे मैं ड्राइंग और सिंगिंग ये सब, बाहर खेलने चला जाता था, वॉक पे चला जाता था। और जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन मेरे को ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड लगता था कि आज तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो पूरा दिन मैं कुछ नहीं करता था, एक पूरा दिन अपने आप को दे देता था कि आप ब्रेक ले लो आज एक दिन। तो एक दिन ब्रेक लेने से मेरा आगे का टाइम बच जाता था, ताकि 2-4 दिन तक वो चीज खींचती नहीं थी। अगले दिन फिर से पढ़ने का मोटिवेशन वापस आ जाता है।
तो फ्रस्ट्रेटेड होने पे या फिर मेरे जब भी लो फीलिंग आती थी मैं यही करता था। तो देखिए, प्रिपेयर आप कर रहे हैं अपने लिए। अगर आप दोस्तों के बारे में सोचेंगे, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कोई आपको मदद करने लास्ट में नहीं आएगा, एग्जाम आपको खुद को लिखना है। और ये जो डिस्ट्रैक्शन आपका रहता है कि पार्टी करनी है, ये करनी है, आप करिए, ये एक लिमिट में करिए, पर हर चीज का लाइफ में ना एक टाइम होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये चीज मेरे मन में पहले से थी कि हर चीज का लाइफ में एक टाइम है। अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो भगवान कभी ना कभी उसका फल मेरे को जरूर देंगे। तो आज मस्ती करने के बजाय मैं अगर मेहनत करूं, तो कल जब दूसरे लोग मेहनत कर रहे होंगे तब मैं मस्ती कर रहा हूँ। यही मेरा मोटिवेशन था, यही मेरा मोटो था। मेरे को बहुत बार लगता था कि दूसरे लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। पर उसके पीछे मैं अपने आप को इस तरह से समझाता था कि आज तुम पढ़ रहे हो अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम है पढ़ने का। सबका टाइम पढ़ने का है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसके ऊपर है। पर अगर आप आज पढ़ रहे हो जिस टाइम में आपको पढ़ना चाहिए, तो कल जिस टाइम में आप मस्ती कर रहे होगे, जिस जो आपका मस्ती करने का टाइम होगा, उस टाइम पे दूसरे लोग पढ़ रहे होंगे। तो इट इज बेटर कि आज पढ़ ले, और जिस टाइम पे मस्ती करना हो उस टाइम पे मस्ती करें। प्लस आपका कैरियर भी बिल्ड हो रहा है उससे, तो बुरा क्या है। मस्ती तो होती रहेगी जब भी आपको इन सब से फुर्सत मिलेगी। व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, आप मेहनत करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी, फिर आपके पास बहुत टाइम रहेगा मस्ती करने का। पर अगर आप पहले से मस्ती करने लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। इन दी एंड रिजल्ट सही नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आपने मेहनत नहीं की है। पर अगर आपने जम के मेहनत की है, इन सबको सैक्रिफाइसेस देके, तो श्योर मेरा भरोसा है कि भगवान जरूर आपको उसका फल देते हैं। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, यही मेरा मोटिवेशन का कारण है। आई एम अ बिट स्पिरिचुअल, तो यही मैं बार बार सोचता था कि फल मेरे को जरूर मिलेगा, जो भी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। एंड आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो मेरी मेजर ही मिस्टेक यही थी कि बायोलॉजी पे मेरा थोड़ा कम फोकस था। मेरा मेजर फोकस मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगाया था, स्पेशली फिजिक्स में। तो नीट का जो पेपर इस बार आया था, उसमें मेरे बायोलॉजी में 3 मिस्टेक हो गई। फिजिक्स में फुल आए थे और केमिस्ट्री में एक मिस्टेक हुई थी। सॉरी, केमिस्ट्री में फुल आए थे, फिजिक्स में एक मिस्टेक हुई थी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप मैक्सिमम टाइम अपना, मतलब बायोलॉजी को सुधारने में लगाए। और बायोलॉजी का 50% वेटेज रहता है पेपर में, इसमें आप गलती करने के चांस नहीं कर सकते। 50% वेटेज का मतलब है कि डबल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनके पास ज्यादा चांस है आपको फंसाने के। 2 गुने चांस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से। उनको पूरा सिलेबस भी कवर करना है और ट्रिकी क्वेश्चंस भी डालने हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मैनेज कर लेंगे, पर बायोलॉजी में अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो आपके एक क्वेश्चन गलत होने के बजाय 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो मेरी यही मिस्टेक थी कि मैं बायोलॉजी को थोड़ा कम वेटेज देके मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। मेरे को लगा था कि मैनेजेबल सब्जेक्ट है, हो जाएगा। पर बायोलॉजी में आप बिल्कुल ढीला ना छोड़े, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि 50% वेटेज इसी का है। ये ओनली मिस्टेक मेरे को लग रही है मैंने की थी, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना करें। तो पहला ट्रिक जो मैंने मतलब खुद बनाई थी, वो यही थी कि एनसीईआरटी मेरे को एक लास्ट 4-5 दिन में रिवाइज करने के लिए एक मटेरियल आपको चाहिए होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं एनसीईआरटी को लास्ट 4-5 दिन में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा। उसके वजह से एनसीईआरटी में जो साइड में वाइट कॉलम्स रहते हैं, उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे को दूसरे बुक्स में लग रही थी रेलिवेंट है, कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा था कभी और मेरे को वो एनसीईआरटी से बाहर लगा, पर मेरे को लग रहा है कि ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उन सबको मैंने एनसीईआरटी के उन वाइट कॉलम्स में साइड में लिख लिया था। स्पेशली बायोलॉजी में मैंने पूरी एनसीईआरटी के वो वाइट कॉलम्स भर रखे थे। तो लास्ट में जब एनसीईआरटी में रिवाइज कर रहा था, तो मेरे को और कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रिवीजन बहुत फास्ट हो गया था मेरा। लास्ट के 4 दिन में मैं पूरी 11th 12th की रिवीजन मैंने 2 या 3 बार आराम से कर लिया था एनसीईआरटी से। पहली स्ट्रेटेजी तो एक स्ट्रेटेजी मेरी ये थी। दूसरी स्ट्रेटेजी मेरी याद रखने की ये थी कि एक रीडिंग में आपको कभी भी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो मेरा था कि मल्टीपल आपको रीडिंग करनी है। मन तो नहीं करता कि अभी कल परसों ही पढ़ा है, 4 दिन पहले ही ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, वापस क्यों पढूं। पर मैं जबरदस्ती, मतलब एक वो ऑब्लिगेशन अपने ऊपर रख के जबरदस्ती उस चीज को पढ़ता था। और उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता था जो मेरे को याद नहीं है, उसको मैं वापस से अंडरलाइन कर देता था या हाईलाइट कर देता था। हाईलाइटर का यूज मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था,
मैं सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करता था। लास्ट के एक हफ्ते में जो चीज मेरे को याद नहीं रह रही थी, मैंने अपनी एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट कर रखा था, ताकि लास्ट के 3-4 दिन में मैं उसको रिवाइज कर सकूं। तो आपको भी मेरा सजेशन है कि हाईलाइटर यूज मत करिए अभी से, पेंसिल से अंडरलाइन करिए, लास्ट में हाईलाइटर का यूज करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही करता था मैं। और एक मेरी स्ट्रेटेजी फिजिक्स में थी कि क्वेश्चंस के जो मेरे पास, जो बुक मैं फॉलो कर रहा था जिसमें क्वेश्चंस थे 100 से 150, तो मैं पहले अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। चेक करने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे, उन क्वेश्चंस को मैं राउंड लगा के रख देता था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं राउंड या फिर स्टार मार्क करके रख देता था। जब मैं सेकेंड टाइम जब उसको सॉल्व करता था 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो सिर्फ उस राउंड वाले क्वेश्चन को जो मेरी गलती हुई थी, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करता था। इससे क्या है, मेरा रिवीजन का टाइम काफी बच जाता था। कि पूरा चैप्टर मतलब पूरे 100-150 क्वेश्चन करने के बजाय सिर्फ 20 क्वेश्चन मैं करता था, और उससे मेरे सारे शॉर्ट कमिंग्स जो थे उस चैप्टर के, वो सारे क्लियर हो जाते थे। तो थर्ड टाइम और सेकंड टाइम में भी जो मिस्टेक होती थी उसमें दूसरा राउंड लगाता था, थर्ड टाइम में वो जो डबल राउंडेड वाले क्वेश्चन है उन्हीं को करता था। इससे रिवीजन काफी फास्ट होता है जब टाइम थोड़ा कम रहता है, और मेन मेन छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको याद रहते हैं उनको बार बार रिपीटेशन होता रहता है। यही 3-4 स्ट्रैटेजीज मेरी थी। तो पहले तो मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं हुआ करता था 11th 12th में। इंस्टा पे कुछ नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप था वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। और सोशल मीडिया अवॉइड करना काफी मुश्किल है, मुझे भी पता है। तो कुछ लोग अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका अकाउंट होगा, वो लोग रोज देखते भी होंगे। इस चीज के लिए बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि जब भी आपको फोन देखने का मन करे, तो आप फोन साइड में रख के कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपका मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, रूम साफ करना, टेबल साफ करना, कपड़ों को कबर्ड में रखना, या फिर झाड़ू लगाना। ये सब छोटे मोटे काम आप करिए, बुक्स अरेंज करके रखना। इन सब से क्या होता है कि आपको जैसे पढ़ पढ़ के आप बोर हो जाते हैं, तभी आपको मन करता है कि अभी फोन उठा लेता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट देख लेता हूँ, उसमें 1 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। उसको अवॉइड करने के लिए जब आपको देखने का मन करे, आप ये छोटे छोटे टास्क, रूम क्लीनिंग करना, या फिर बुक्स उठा के रखना, या फिर बेडशीट साफ करना, बेड साफ करना, या फिर अपना कबर्ड क्लीन करना, ये सब छोटे छोटे टास्क आप करिए, ताकि आप थक भी जाए ये करके। और ये करेंगे तो आपको एक चीज है, तो आप इसमें आपको ज्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला कि आप 1.5 घंटा वेस्ट कर दिए रूम साफ करने में। और दूसरी चीज है कि इनको करने के बाद आपको पढ़ने की बहुत मोटिवेशन आती है। सोशल मीडिया में जाने के बाद आपको पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आती है, और ये सब आप करेंगे जब आप झाड़ू लगाएंगे अपने रूम में, या फिर आप रूम साफ करेंगे, तो आपको मोटिवेशन आएगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन हो गया है, आपने सब चीजें अरेंज कर रखी है। तो आपके ब्रेन में ये मैसेज आता है कि अब कुछ प्रोडक्टिव काम करना है मेरे को, तो पढ़ने की मोटिवेशन काफी आती है। तो ये एक ट्रिक है आपका सोशल मीडिया अवॉइड करने के लिए। जब भी आपको लगे कि मेरे को अभी देखना है, फोन देखना है, तो आप वो छोड़ के अपने रूम को क्लीन करिए, या फिर टेबल को क्लीन करिए, या फिर बेडशीट नहीं सही करिए, बेड को क्लीन करिए। ये सब करिए, ये सब छोटे मोटे अरेंजमेंट वाले टास्क करिए, ताकि आपको पढ़ने का मोटिवेशन वापस से आ जाए। तो मैंने वही आपको बोला कि एनसीईआरटी लास्ट में आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको आप पढ़ के सारा आपका रिवाइज हो जाए। तो जब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो स्टार्टिंग से ही अपने एनसीईआरटी को पढ़ के रखिए, उसमें पॉइंट्स अंडरलाइन करके रखिए, साइड में इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रखिए। ये प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करनी है, ताकि लास्ट के 30 दिन में आप आलतू फालतू सोर्स हटा के सिर्फ एनसीईआरटी को रोज, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को, हर एक पेज को आप पलटा के, जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है आप उसको रीड कर रहे हैं। लास्ट के 30 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर्स आप मतलब डाउनलोड करके इंटरनेट से, या फिर एक ऐप है एनटीए का, एनटीए अभ्यास ऐप करके, या फिर जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं उनका क्वेश्चन, या फिर अगर आप नहीं ले रहे कोचिंग, तो आप डाउनलोड करके लास्ट में नीट के जितने भी मॉक टेस्ट हो सके, आप 30 दिन में कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक चीज याद रखिए, जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर हो रहा है, जैसे 2 से 5 नीट का पेपर होता है, तो आप 2 से 5 को ही ये पेपर्स दीजिए, ताकि आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाए उस टाइम पे कि मेरे को अभी इस टाइम पे तो क्वेश्चन पेपर देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी को लास्ट के 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, उसके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करिए, बार बार पढ़िए उस चीज को।
कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी आप 30 दिन में लास्ट के 1 महीने में पढ़ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मॉक टेस्ट बहुत सारा सॉल्व करना होता है, इनको बहुत ज्यादा सॉल्व करिए। बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, नई चीजें उठाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उतने को ही आपको मेमोराइज करके लिख के आना है उस दिन। 3 महीने पहले अगर आपका कोई सिलेबस छूट रखा है, आपके जैसे 11th में कोई चीज आपने छोड़ रखी है और 3 महीने बचे हैं पेपर को, और आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट जो है वो अचीव नहीं होगा अगर मैं ये चैप्टर्स कवर ना करूं। जैसे कि आपका टारगेट 650 है और आपने 10 चैप्टर छोड़ रखे हैं, तो आप शायद कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन मतलब 40-50 नंबर आपके जा रहे हैं, तो आप शायद 650 का टारगेट क्रॉस ना कर पाए। तो ये 3 महीने पहले आपकी ड्यूटी है कि आप इन छोटे इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें। 1 महीने के अंदर, पहले 1 महीने में इन चैप्टर्स को खत्म करें, और बाकी जो 2 महीने बच रहे हैं उनमें इसका रिवीजन करके लास्ट महीने में जो रिमेनिंग आपने पढ़ रखा है उस सबको रिकैपिचुलेट करें। तो 3 महीने में यही स्ट्रेटेजी है कि जो छोड़ रखा है उसको आप ट्राई करें कवर अप करने की। तो मैं कभी भी, मतलब जो रैंक या फिर मार्क्स होते हैं, मैं कभी भी उसको, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि आपके मार्क्स इसमें कम है ज्यादा है। बात यह है कि स्टार्टिंग में जो आप टेस्ट देते हैं ना, दे आर वेरी इरेलीवेंट टू योर नीड स्टोरी, क्योंकि उनमें लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं और क्वेश्चंस काफी ज्यादा ब्रॉड रहते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर्स देंगे ना, तो आपको आपके क्वेश्चन ये मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहेगा कि एक टेस्ट में आपने पहले महीने में एनएलएम वगैरह आया था, आपके अच्छे मार्क्स आ गए। दूसरे में आप रोटेशन वगैरह में आए, आपके मार्क्स कम हो गए फिजिक्स में। वो होता है। वो तो आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे मार्क्स की कंसिस्टेंसी किस तरह से रह रही है। तो पहले के टेस्ट में आपको घबराना नहीं है। ओनली वन थिंग यू कैन डू, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अगर आप एक रेंज अपना मेंटेन करें। आप एक एब्सोल्यूट नंबर छोड़ दीजिए कि मेरे को 705 मार्क्स ही लाने हैं। आप एक रेंज ले आइए कि मेरे को 650 से 700 के बीच में हर टेस्ट में हर सब्जेक्ट के स्कोर करना है। एक रेंज में अपने आप को फिक्स कर दीजिए कि मेरे को अगर रैंक का रेंज है आपका, तो मेरे को टॉप 30 या टॉप 25 में हमेशा रहना है। एक रेंज में रखिए अपने आप को, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे को फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, मेरे को फिफ्थ रैंक आनी चाहिए, मेरे को 705 मार्क्स आने चाहिए, मेरे को 650 मार्क्स आने चाहिए। एक रेंज को डिवाइड कर दीजिए, ताकि आप उस रेंज में अपने आप को रखेंगे ना, तो आपको कभी ऊपर जाएगा उस रेंज में, कभी नीचे रहेंगे उस रेंज में, तो आपका फ्लक्चुएशन जो होगा उसमें आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं उस रेंज में हूँ। और ये कोई गलत बात भी नहीं है। आप एक रेंज में अपने आप को अगर मेंटेन कर पा रहे हैं ना स्टार्टिंग से, तो लास्ट में आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। मेरा यही स्ट्रैटेजी था, मैं एक रेंज में अपने आप को रखने की कोशिश करता था। कभी कभी मैं उस रेंज से नीचे भी चला गया था, पर मैं डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स और इसमें कोई, उसमें सिर्फ आपको इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। इसमें से कोई गारंटी नहीं है कि नीट में आपके इसके वजह से मार्क्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना, एग्जाम देते रहना है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, एग्जाम सारा वे टू टेल यू कि आपने कितना पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ा उसको बाद में जाके रिवाइज कर लो। मैं हमेशा पहले फिजिक्स सॉल्व करता था, तो उस दिन भी मैंने पहले फिजिक्स सॉल्व किया। जल्दी हो गया था फिजिक्स मेरा 30 से 40 मिनट में। फिर केमिस्ट्री में आ गया था मैं, उसमें भी मेरे को 30 से 40 मिनट लगे थे। ये दोनों पेपर काफी इजी आया था इस साल रिलेटिवली, बायोलॉजी के रिलेटिव। तो लास्ट में मैंने बायो अटेम्प्ट किया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ लगा था मेरे को बायो में, पर वही डीमोटिवेशन नहीं हुआ था मेरे को। जो जितना क्वेश्चन आया था मैंने स्टार्टिंग में तीनों सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन कर दिए। कॉन्फिडेंट था जिनमें मैं 100%। फिर लास्ट में, लास्ट के 1.5 घंटा जो भी बचा था उसमें मैं रिवीजन पे आया था। पहले मैंने फिजिक्स रिवाइज करी, तो फिजिक्स मेरी फुल सॉल्व हो गई थी। फिर केमिस्ट्री फुल सॉल्व कर दिया था मैंने, और मैक्सिमम टाइम मेरे को बायो में लगा था। हो सकता है कि आपका पेपर जब हो रहा हो आपको मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री में लगे, तो आप इसके लिए कुछ फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते। जस्ट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। इसमें कुछ सोचने का वो नहीं कि अभी तो मेरे को नहीं आ रहा। मेन बात यह है कि अगर पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो बाकी लोगों के लिए भी पेपर डिफिकल्ट ही आया होगा। यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। आपने पूरी मेहनत की है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा जो भी हो। जस्ट आप टेंशन नहीं ले, टेंशन लेंगे तो सिली मिस्टेक होगी। सिली मिस्टेक तो बहुत बुरा होता है, उनको तो अवॉइड करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल, मतलब नीट का पेपर जब मैं दे रहा था तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था, काम था। जो क्वेश्चन हो रहा था उसको कर रहा था, जो नहीं हो रहा था उसको मैं रिवीजन वाले टाइम के लिए छोड़ दे रहा था।
इसी स्ट्रैटेजी से मतलब मेरा पेपर लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे में हो गया था। फिर लास्ट के आधे घंटे में मैंने जो मेरे को ज्यादा डाउटफुल लग रहे थे उनको देखा और ओएमआर भर दी थी। तो इसी तरह से पेपर सॉल्व किया था, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लिया था मैंने। तो रिजल्ट जब आया था तो बहुत मम्मी पापा, घर में भाई लोग सब खुश थे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो भी मैंने मेहनत की थी उसके वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया था मेरा। 87 थी मेरी रैंक। तो एम्स दिल्ली तो नहीं हो पा रहा था, मेरे को पता था, उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ था मेरे को। और बाद में फिर मैंने वही सोचा कि पढ़ना तो है, चाहे कहीं कहीं से भी पढ़ो, उससे मतलब उतना सोचा नहीं था। काफी खुश था मैं। तो जब एंड में रिजल्ट काफी अच्छा आता है तो आपकी मेहनत जो भी आपने सैक्रिफाइस किए होते हैं ना, तो सब वर्थ इट लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से पढ़े, जी जान लगा के मेहनत करें। रिजल्ट अच्छा आएगा तो काफी अच्छा लगता है। तो जैसे कि एम्स में रहता है कि हॉस्टल्स काफी अच्छे होते हैं। अभी हॉस्टल डबल शेयरिंग रहता है फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम्स मिल जाते हैं, तो अभी तो हम डबल रूम्स में रह रहे हैं। मैं जब पहले दिन आया था तो काफी दोस्त लोग, मतलब जितने भी बैचमेट्स हैं, बहुत नए बच्चे देखने को मिले। बहुत मतलब सब यहाँ वहाँ से आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। कोई इंडिया के इस कोने से आया तो कोई उस कोने से आया है। सबसे मिल रहा था मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और नई दोस्त बन रहे थे। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने साल बाद, कोविड के बाद, जिसमें कि हम घर में बैठे थे, कोई दोस्त नहीं था, किसी से मिल नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली अभी कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो कितने सारे दोस्त, कितना ज्यादा इंटरेक्शन टीचर्स लोग से, दोस्त लोग से, सीनियर्स से। काफी अच्छा लग रहा था इतने साल बाद इतने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके कॉलेज में। कैंपस काफी बड़ा है, मतलब बहुत पेड़ है कैंपस में, बहुत सारी चीजें हैं और सब मॉडर्न फैसिलिटीज है। हमारा एकेडमिक ब्लॉक भी, जिसमें हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सब लैब लैब, नया एक्सपीरियंस था। कभी भी इतने एडवांस लैब देखे नहीं थे मैंने स्कूल लाइफ में अपनी। कॉलेज में आके ये सब इक्विपमेंट हैंडल करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब इन इंस्टीट्यूशन में जब आप आते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके आए हैं, तो सभी आपके जो पीयर ग्रुप रहते हैं सब काफी मतलब हाई लेवल के बच्चे रहते हैं, सब अच्छे बच्चे रहते हैं। तो सब पढ़ाई करते हैं मिलके, मस्ती करते हैं। सबको पता रहता है कि लाइफ में बैलेंस किस तरह बनाना है। तो क्योंकि सबने मेहनत करी होती है तो स्टार्टिंग में कुछ दिन हम मस्ती कर रहे हैं, अभी ज्यादा पढ़ नहीं रहे, पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपको। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको जो हॉबी लेनी है आप ले सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। आपको रिसर्च करना है आप रिसर्च में जा सकते हैं। टीचर लोग, प्रोफेसर्स, सब आपको एनकरेज करते हैं। बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा दे रखी है। फीस तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नेग्लिजिबल फीस है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती। मेस का खाना, तो मेस का खाना है जैसे, मतलब घर के खाने जैसा तो हो नहीं सकता मेस का खाना। तो घर के खाने की याद आती है बीच बीच में। पर ठीक है, जब दोस्तों के साथ दोस्ती हो जाती है तो सब चल जाता है। तो वंस आप मेहनत करके इतने अच्छे कॉलेज आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आई एडवाइस कि आप अभी अच्छे से मेहनत करें ताकि रिजल्ट अच्छा है। हाँ, सीनियर्स का तो वही इंटरेक्शन रहता है पहले। आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको मेडिकल कॉलेज में मतलब सरवाइव करना है, क्या क्या फॉलो करना है, किस तरह से आपको ट्रिक्स और टिप्स देते हैं। मेन सीनियर्स का काम आता है एग्जाम्स में। तो सीनियर्स उस चीज को लेके काफी सीरियस रहते हैं कि जब भी एग्जाम आता है तो सब बकवास बंद करके सिर्फ जूनियर्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमको सबको देते हैं, हमको गाइड करते हैं। कॉल में वीडियो कॉल करते हैं, सब बच्चे बैठते हैं हम लोग। हमको एक सीनियर हमारा गाइड करते हैं कि देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये लिखना है। प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स का हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, वाइवा का कम एक्सपीरियंस रहता है। तो वो मेनली प्रैक्टिकल्स हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको एक एक स्टेशन पे जाके परफॉर्म करना है, ये चीजें आपको वाइवा में इस तरह से अपने आप को आंसर करना है जो क्वेश्चन दे रहा है। अगर आपको नहीं आता तो क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है। आने से पहले भी काफी सीनियर्स आपके कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको खरीदना है सब बताते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि एमबीबीएस में हमारी जो सीनियर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वरना इनके बिना आपको पता नहीं चलेगा। आपको
आप पूरे क्लूलेस रहोगे कि आपको क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, क्योंकि पोर्शंस इतने बड़े हैं, इतने टॉपिक्स इतने मेजर है, इतने ज्यादा सिलेबस रहता है, इतने कम टाइम में उसको पढ़ना होता है। तो बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो कि सीनियर्स ने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसी से उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ के बनाए हैं, वो आपको देते हैं। उसके बिना बहुत मुश्किल रहता है। तो सीनियर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कॉलेज लाइफ में। तो मैं कहूँगा कि नीट के लिए मटेरियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। मटेरियल, लिमिटेड मटेरियल अगर आपके पास है और आप रिवीजन ज्यादा कर रहे हैं, तो आप उन सारे लोगों से आगे हैं जो लोग ज्यादा मटेरियल कर रहे हैं और रिवीजन कम कर रहे हैं। तो जो भी पुअर फैमिलीज या फिर अंडर प्रिविलेज घरों से, या फिर रिसोर्सेज आपके पास कम है, आप कोचिंग नहीं ले पा रहे, या फिर आप ज्यादा बुक्स खरीद नहीं पा रहे, आपके पास कम रिसोर्सेस है, आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप कहीं भी पीछे नहीं है। नीट का एग्जाम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप जितना पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम के दिन याद रख के लिख के आ पाए, तो आप कई हजार बच्चों से आगे हैं ऑलरेडी। रिवीजन करते रहिए, मेन चीज है आपको रिवीजन करते रहना है। जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, बार बार उसको रिवाइज करिए, उस चीज में अपना मन लगाइए, क्योंकि रिवीजन कोई नहीं करता। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग रिवीजन नहीं करते। आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। आपको हर एक क्वेश्चन को जो आपके पास अवेलेबल है उसको मतलब 4 से 5 बार उसको सॉल्व करना है। हर एक पेज को आपके एनसीईआरटी के 10 से 15 बार पढ़ना है। हर इंपॉर्टेंट लाइन को 10 से 15 बार पढ़ना है। मेन चीज है रिवीजन। आप जितना रिवाइज करेंगे, आपको मटेरियल की कमी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट के पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि आपने सब रिवाइज किया है। आपको सब कुछ, जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, सब आपको याद है। तो घबराइए मत मटेरियल की कमी होने की वजह से। ज्यादा मटेरियल करके कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड मटेरियल रखे, रिवाइज करते रहे उसको। एक किताब रखे, उसमें 100 क्वेश्चन जो है, उसको 100 क्वेश्चन को 4 5 6 बार 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 करो। टाइम मिल रहा है उतना करो। एनसीईआरटी की बुक खरीदिए, जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसको बार बार देखो, उसमें जितना भी है उसको बार बार करिए। बस इतना ही बोलूंगा। फाइनल मैसेज यही होगा कि रिवाइज करते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ रखा है, जो रह गया उसको छोड़ दो। जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। 4 से 5 बार हर क्वेश्चन को रिवाइज करो, हर टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ो। जितनी बार उसको पढ़ोगे, एग्जाम में याद आने का उतना ज्यादा चांस है। अगर आज मेहनत कर रहे हो, तो अगर एग्जाम में वो चीज याद नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस रिवाइज करते रहो।